तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। है ना, कितना बेहतरीन दिन, कितना बेहतरीन मौका। और आज ही के दिन ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, तो सबसे बड़े तो मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी आप लोगों के आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। खासकर ये एक शानदार लेवल की प्रैक्टिस कर देगी। आप लोगों ने सुना होगा ध्यानचंद जी के बारे में, भाई साहब हॉकी का जादूगर बोला जाता था उनको। इसी तरीके से आप लोगों ने आज की डेट में बात करें, रोनाल्डो के बारे में सुना होगा। इसी के साथ में आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में सुना होगा। ये वो मंजे हुए शख्स हैं अपने फील्ड के, जिनके बारे में सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आखिर क्या है इनकी खासियत, क्यों लोग इनकी बातें करते हैं, क्यों लोग इनको लेकर मोटिवेट होते हैं? कुछ तो होगा ना उनके अंदर खास। कुछ नहीं है यार, सही कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये बोलो ये क्या बोल रहे हो सर, पीवी कर आगे हो गए टीचर डे वाले दिन। ऐसा नहीं है, उनमें कुछ खास नहीं है, बस उनमें एक चीज बात है, वो है प्रैक्टिस। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से दिल तोड़कर, जहां तोड़कर, जो भी तोड़कर बोल लो आप लोग, उसको तोड़कर उन्होंने प्रैक्टिस की है। उन्हें कहते हैं पूरा लगकर प्रैक्टिस की है उन्होंने, और कुछ नहीं किया, बस प्रैक्टिस की है। यही प्रैक्टिस अगर आप लोग भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लोगे तो आप भी उनकी जगह, मतलब उनकी जगह नहीं, ठीक है, इसको मतलब इरेज कर दो, अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आप भी उनके इक्विवेलेंट अपनी पोजीशन बना सकते हो, आप भी उस पोजीशन पर पहुंच सकते हो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि ब्रूस ली साहब के द्वारा बोली जाती है। मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 मूव को एक बार प्रैक्टिस करता है, मुझे इस इंसान से डर लगता है जो एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। यानी कि आप लोगों की भाषा में बोलूं तो यूपीएससी में जब आप लोग किसी पेपर को देने जाते हैं तो हमेशा उस इंसान से यूपीएससी पेपर बनाने वाले को डर लगता है जो एक ही किताब को 10 बार पढ़कर आया है, ना कि उस इंसान से यूपीएससी का पेपर बनाने वाला डरेगा जो कि 10 किताबों को एक बार पढ़ गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सोर्स चेंज नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करना है। वही ताकत है जो आप लोगों के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। और ये सुनने में आसान लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक किताब को तो 10 बार पढ़ लेंगे और मजे की बात है, नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ पढ़ा पड़ेगा, जरा देर में कर जाएंगे। पर लेकिन इंसान की हैबिट है ना, ये हैबिट ही इंसान को बर्बाद करती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप लोग फ़ोन को लेकर बैठ जाते हो ना, ऐसा पता नहीं चलता है 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। और सेम 2 घंटे अगर पढ़ाई में लगाओगे तो एक एक मिनट गिनोगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। तो जहाँ पर इंसान को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है ना, वहाँ पर इंसान अक्सर ऐसी हरकतें करता है। तो कोशिश करो ज़िंदगी में अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके चलना है, तो छोटा सा काम करना है कि कुछ अच्छी आदतें बना लो यार ज़िंदगी में। ये आदतें आप लोगों को ताउम्र काम आने वाली है। ताउम्र शब्द को ध्यान से सुनिएगा, बुढ़ापे तक काम आने वाली है। बुढ़ापा भी बोल सकता था मैं यहाँ पे, ताउम्र बोला जानबूझ के, ताकि आप लोग एहसास ना कर सके, आप लोगों को ये लगे कि पूरी ज़िंदगी आप लोग जवान ही रहने वाले हैं। और फील करो तो हमेशा जवान ही रहोगे, ठीक है। वो एक सोच है। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो कि 60-70 साल क्रॉस कर चुके हैं और उनके अंदर जज्बा बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बच्चा, तो वो अंदर से जवान है। तो ज़िंदगी में हमेशा अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से लेके चलो तो एनर्जी भी आएगी और काम करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए भाषण इतना ही है। आई थिंक कि अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन पर, आप लोगों को उसको पहले वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद में आंसर देखना। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो फायदा ये होगा कि वो क्वेश्चन आप लोग यहीं पर ही गलत कर लेंगे अगर गलत होना है, एग्जाम में गलत नहीं करोगे, यानी कि 1 साल आप लोग का वेस्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर सही हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जो गलत हो जाता है तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोनों ही हाथों में आप लोगों के लड्डू हैं, तो जो सा हम लड्डू मन करे वो खाओ, पर लेकिन अंदर से एक तरीके से थोड़ा सा खुश रहकर एक ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। कि यानी कि यार आज अच्छे नंबर नहीं आए तो आज रोने बैठ गए, यार मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, कहीं ना कोई कमी तो होगी ना कहीं पे, उसको चेक करो और उसको सोल्व करो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार देखते स्क्रीन पर पॉज कर लेना और उसके बाद में आंसर देना, तब आगे बढ़ना है, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पिछले कुछ टाइम में इतनी न्यूज़ में रही आ रही है, इतनी तो आप लोग का यूनाइटेड नेशन भी न्यूज़ में नहीं रहा, इतना तो इवन बोलो तो WHO भी न्यूज़ में नहीं था जब यहाँ पर कोरोना चल रहा था, जितने न्यूज़ में ये अभी आप लोगों को देखने को मिला। तो वो किस लिए था? वो था रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। और पूरा रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो इसी नेटो के ऊपर लड़ा गया। उसका रीज़न ये था कि यूक्रेन जो था वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था, तो इसके चलते रसिया ने बोला कि ना भाई तुझे ना मेंबर बनने देंगे हम उसका। उसने बोला भाऊ बन जाने दो यार, वैसे भी तुमसे हमें डर लगा रहता है, तुम जब चाहते हो हमारे देश का छोटा छोटा सा पोर्सन जो है अपने मिला लेते हो, तो तुम्हारा कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। तो उसने बोला तुम मिल के दिखाओ, जब तक जिंदा है हम तो को ना जाने देंगे।
तो इस तरीके से बातें चली। तो ये तो है स्टोरी बिहाइंड द बार कि क्या चल रहा है। अभी फिलहाल नेटो के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन गया एग्जाम में और आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और आंसर देना है। सबसे पहले बात की जा रही है कि जो स्टेब्लिश की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम पर इसको एक ट्रीटी साइन कर एग्री इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 1, ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करा देगा आप लोगों की। और अगर आप लोगों को याद हो तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में फिलहाल के टाइम पर। दूसरा बोला गया कि हेडक्वार्टर जो है अलाइड कमांड्स का ऑपरेशन जो सिचुएटेड है वो मोन्स बेल्जियम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया है कि यहाँ पर ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये शब्द जो यहाँ पर दे रखा है ना मिलिट्री अलायंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को तो बात याद रखनी है। बाकी टू प्रोवाइड द कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत यहाँ पे नजर डालना है। मैं तो ये बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही नजर डाल लेना। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले नजर डालोगे कि करेक्ट पूछा गया फिर इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये जब स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते रहोगे ना उस टाइम पर आप लोग के माइंड में रहेगा कि क्या पूछा गया, सही या फिर गलत। तो आप लोग के क्वेश्चन गलत होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे एग्जाम के अंदर में। ये ट्रिक जो है बहुत काम आएगी, और नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग के सही करा के चली जाएगी। वरना इसके अपोजिट जाओगे 2-3 क्वेश्चन गलत पर बैठोगे। और 2-3 क्वेश्चन गलत करने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये उस इंसान से पूछना जिसका 1 नंबर से प्रीलिम्स निकल गया, मतलब निकलने गया रुक गया, ठीक है। 1 नंबर से निकल गया वो तो खुश खुशी कूदता फिरेगा, जिसका निकला नहीं है वो रोता फिरेगा कि यार एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काम करना है। तो बताइए यहाँ पर कि किस तरीके से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज कर लो, आंसर दे लो, उसके बाद में तसल्ली में आंसर देख लो, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो सौभाग्य हमारे कि सारी स्टेटमेंट ट्रू पधारे। तो सही स्टेटमेंट है, समझ लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 यानी कि 1949 में, याद रखिएगा हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसी टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ तो नए नए खुश थे भाई साहब, देश आज़ाद हो गया, एक न्यू बोर्न कंट्री बना। न्यू बोर्न कंट्री बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर में, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री उठाकर देखी होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है न्यू बोर्न कंट्री बोलने का, क्योंकि काफी लंबे समय तक 200 साल तक लगभग अंग्रेजों ने रूल किया। तो उसके बाद में जब सामने वाला जो देश है वो इंडिपेंडेंट हुआ तो अपना खुद का संविधान बना रहा है, वो अपनी सारी सिस्टम जो है फिर से एस्टेब्लिश कर रहा है, पूरी जो व्यवस्था फिर से बना रहा है, एक राजा रजवाड़े के सिस्टम से हटकर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आ रहा है। तो एक तरीके से नया नया पैदा हो गया ना। इंसान भी नए नए पैदा होते हैं कई बार जिंदगी में। आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान होता है जो बुरी प्रवृत्ति में पड़ा होता है, और जब वो पूरी प्रवृत्ति छोड़ देता है अच्छी प्रवृत्ति में आता है तो उसको बोलते हैं भाई साहब ये समझो इसका दूसरा जन्म हो गया। आधे ऐसे होते हैं जेल काटने के बाद सुधर जाते हैं आके, ठीक है। आधे ऐसे होते हैं जो कई बार पिटाई के बाद में सुधर जाते हैं, कई बार थप्पड़ खाने के बाद में कुछ लोग सुधर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो न्यू बोर्न का मतलब ये नहीं होता कि फिर से पैदा हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि कुछ आदतें सुधर गई है, कुछ नया चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको भी बोल देते हैं। तो ये बोला गया था। और उसी टाइम पर हमें नहीं पता था कि नेटो जैसा ग्रुप भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये जो ग्रुप बनाया गया था यहाँ पर, ये यूएसएसआर को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। ये यूएसएसआर को अगर आप लोग आज के डेट में बोलो तो आप लोग बोल सकते हो समझने के लिए रसिया। इस रसिया में से कई कंट्री यहाँ पर निकल कर आई। ऑप्शन आप लोगों को बताता हूँ कितनी कंट्री निकल कर आई। यहाँ से 14 कंट्री निकल कर आई, यहाँ से 15 कंट्री निकल कर आई, यहाँ से 16 निकल कर आई, या फिर यहाँ से 17 निकल कर आई। तो यूएसएसआर से कितनी कंट्री निकल कर आई, या फिर नन ऑफ द अबव है, बताना जरूर कि जिससे रसिया रह गया आज के डेट में बेचारा अकेला, ठीक है। तो ये इस यूएसएसआर के साथ में टक्कर लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो यूएसएसआर था ना, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कम्युनिस्ट यूएसएसआर था। और नेटो क्या है? सारे के सारे मेंबर कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट क्या होता है? जो कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है काफी ताकतवर होता है। सारी बड़ी कंपनी का नाम उठा लो, माइंड में जितनी सोचोगे 90% जो है यूएसए की मिलेंगी। जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे व्हाट्सएप हो गया, ये सारी जो चीज़ें आज की डेट में आप लोग देखते हो ना, ये सारी यूएसए कंपनी है। कहने के लिए हम लोग बोल सकते हैं आज की डेट में भी कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी का नया वर्जन है ये। आप लोग देखते हो गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। तो इतनी औकात हो चुकी है इन कंपनीज की आज की डेट में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया, किसके द्वारा? ये किया गया कैपिटलिस्ट कंट्री के द्वारा। पर लेकिन कम्युनिस्ट वाले क्या थे? अपने हाथ में सारा काम रखते थे। आज क्या है, पुराने टाइम पर हमारी कंट्री जो है मारुति जो है गवर्नमेंट बना रही है भाई साहब, समझ रहे हो? मतलब बर्तन भी तुम बनाओ, पंखे भी तुम बनाओ, टीवी भी तुम बनाओ, सारा काम तुम करो। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों के ऊपर छोड़ दो, अपना आप कर लेंगे। तो फिर इनको समझ में आया नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी जो है कैसी कर ली? मिक्स्ड इकोनॉमी कर ली।
ये जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। ये पूछा जाए आप लोगों से हमारी कंट्री कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट जो है वो भी काम करती है, प्राइवेट वाले भी काम करते हैं, और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट वालों को फैसिलिटेशन यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि वो ढंग से काम कर सके। सब सुना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का जो काम अभी किया गया है, इसी के बेस पर हमारे देश में दुनिया भर के यूनिकॉर्न निकलते जा रहे हैं रोज। आज के दिन में बताओ कितने यूनिकॉर्न हो गए देश के अंदर में, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी नया नया और यूनिकॉर्न बना है, तो बताओ कितने यूनिकॉर्न हो गए टोटल देश के अंदर में। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू है वो $1 बिलियन हो जाती है, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डॉलर की वैल्यू तो ऊपर नीचे होती रहती है, जो भी उस टाइम पर वैल्यू हो मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, उतने आप लोगों को पैसे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें कैपिटलिज्म की वजह से हो पाती है नॉर्मली। प्राइवेट सेक्टर आकर यहाँ पर एजुकेशन में घुस रहा है, हेल्थ सेक्टर में घुस रहा है, अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, इससे आप लोग समझिए। तो ये स्टैब्लिश किया गया 1949 में बेल्जियम में हेडक्वार्टर, और ये एक तरीके से अलाइड कमांड ऑपरेशन है इसका, वो है बेल्जियम मोन्स के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के बेस पर बनाया गया, और ये जो है बेसिकली सोवियत यूनियन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यूएसएसआर, उसको टैकल करने के लिए बनाया गया, ताकि अगर कोई भी आकर यहाँ पर इनको टच करता है ना, तो यहाँ पर ऐसा है। आप लोगों को एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है जब भी नेटो पढ़ाता हूँ। मूवी देखिए बाहुबली, बाहुबली में एक डायलॉग रहता है कि देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, तो वाली बात है। तो यहाँ पर जो मेंबर है ना, सारे के सारे मेंबर जितने भी हैं, अगर उनमें से एक भी मेंबर को किसी ने हाथ लगा दिया ना, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे मेंबरों को हाथ लग गया। इसका मतलब कि सारे के सारे उसके ऊपर टूट के पड़ेंगे। तो सोचो उसका क्या बुरता बनाएंगे, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतवर कंट्री है यूएसए जैसी, जर्मनी, फ्रांस, यूके। तो सोचो उसका क्या हाल होगा, क्या हर्ष्य होगा, ये शब्द बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए चाह रहा था यूक्रेन की, अगर मैं नेटो का मेंबर बन गया तो भाई साहब फिर तो रसिया को ठेंगा दिखा देना है। रसिया कहा कि तू नेटो का मेंबर बन के दिखा, मेरे तेरे पैर काट देने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जेलेंस्की साहब को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें आर्टिकल 5 है यहाँ पर वो जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 5 है जो कहता है कि अगर एक को भी हाथ लगा दिया तो समझो सबको हाथ लगा दिया, और फिर यहाँ सारे कूदेंगे उसके ऊपर में। तो ये एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर इफेक्टिवली इसके अंदर काम करता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। ये पुतिन की तरह नहीं है जो अकेला शेरों की तरह लड़ता है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप में रहते हैं। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड गीदड़ है अगर देखा जाए तो ढंग से, अगर आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सारा का सारा वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग एक चीज़ कॉमन नजर आएगी, वो हमेशा सामने वाले की कमजोरी पर खेलते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब तक उनको लग रहा था कि हम लोग उनके लिए मार्केट बने हुए हैं, तो उनके लिए WTO था बड़ा शानदार। जब तक उनको लग रहा था हेल्थ में हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक उनके लिए WHO सबसे शानदार था। जब तक उनको लग रहा था कि UN जो है वो हमारे जैसे मेंबर्स को दबाता है, हमारे ऊपर अपने दादागिरी दिखाता है, अब उनके ऊपर पड़ने लगा तो उनके लिए UN खराब हो गया। अब तक UN उनके लिए अच्छा था। फिलहाल के टाइम पर पिछले अगर 10 से 15 सालों की बात करूं, सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सारी खराब लगने लगी उनको। पता है क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसलिए उन्होंने बनाई थी, अब वो उनका काम साध नहीं रही है वो, तो इसलिए वो उनको खराब लगने लगी है। ये आप लोग समझ सकते हैं चीजें। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कल को अगर लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर इसके बारे में आंसर राइटिंग भी, तो भी आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर में वो भी बता दो, थोड़ा सा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा यार। कितने मेंबर हैं अभी रिसेंटली नया नया ताजा ताजा कौन सा ऐड हुआ है ये बताइएगा, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठोगे, तब समझ में आएगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस किया, कोई डाउट होगा तो बताना जरूर। ये वैसे अगर आप लोग सुनोगे तो बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या आ गया, नाम लिखा है ओम्बुड्समैन, पर लेकिन जब आप लोग समझोगे कि ये है क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर में ऐसे नहीं होते जो बड़े होते हैं जो डंडा रखते हैं कि अगर कुछ भी कोई बदतमीजी करोगे तो तुरंत डंडा आने वाला है। तो ये वही घर के बड़े आदमी हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ओम्बुड्समैन जो हमारे देश में आया वो कहाँ से लाया गया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ पर, स्वीडन में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो भी एक बार कंट्री का नाम आप लोग सुन लेना, उसको तुरंत जाकर मैप में देखने की आदत अगर आप लोगों ने डेवलप कर ली, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप लोग न्यूज़ सुनोगे, जब भी किसी से बातें करोगे, कहीं पर किसी देश का जिक्र हो रहा होगा, तो तुरंत जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप लोगों का दिमाग चला जाएगा, और इससे वो चीज़ आप लोग और अच्छे समझ पाओगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में उसकी लोकेशन घूम रही है, आप लोगों के दिमाग में उसके बारे में बातें घूम रही है। तो कोशिश करो ये काम जरूर करो, ठीक है। तो स्वीडन है यहाँ पर, ये वो देश है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। अगर कोई भी इंडेक्स उठा के देखो जहाँ इंसानों की खुशी के बारे में बात की जाती है, तो मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा
इन चारों में से कोई ना कोई कंट्री जरूर टॉपर होगी। अगर ऑप्शन में चारों में से कोई भी कंट्री है ना तो आंख बंद कर कर लगा देना, तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। आप लोग बोलो कि सर अगर ऐसा हुआ कि चारों की चारों यही है तो फिर क्या करें, तो यार फिर तो देखो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से जो ट्रिक होती है वो कॉमन सेंस के बेस पर काम आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग को आज के टाइम में जो लोकपाल आप लोग बोलते हैं, लोकपाल लोकायुक्त आप लोग बोलिए, और इसी के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वन नेशन वन ओम्बुड्समैन की बात की जाती है, ताकि अगर पूरे देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत देखने को मिले तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर निकाला जा सके। बैंकिंग सिस्टम में बात करें, लोकपाल बात करें, तो ये जरूरी है। आप लोगों को अगर पूछूं देश के अंदर में अगर बात करें कौन सा पहला राज्य है जिसने यहाँ पर लोकपाल या फिर लोकायुक्त को इंप्लीमेंट किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जाकर आप लोग स्टडी करिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आप लोग इसको जानते जानते भी गलत कर सकते हैं एग्जाम के अंदर में। ऐसा क्यों है, क्वेश्चन पढ़िए फिर आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए पहले ही सतर्क मैंने आप लोग कर दिया। और ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर ये रहा, बहुत बड़ा इसके पीछे कंट्रोवर्सी बनी। तो बात करेंगे एक मैप बेस्ड लोकेशन के बारे में, और बात की जा रही है यहाँ पर फोकलैंड आइलैंड के बारे में। फोकलैंड आइलैंड के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है और आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या होगा। बोला जा रहा है फोकलैंड आइलैंड जो है इसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम से और पुकारा जाता है। जैसे घर में आप लोगों के दो दो नाम होते हैं ना, उसी तरीके से घर पे एक है, स्कूल में दो है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो स्पेनिश इसलास मालविनस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये इसी का नाम है फोकलैंड आइलैंड का, यानी कि एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, ओके। ये बोला गया, क्या ये सही है? फोकलैंड आइलैंड जो है वो सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है ऑफ जो यूनाइटेड किंगडम की इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि आंसर क्या है इसका? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। वीडियो को पॉज कर अगर आंसर को ढंग से अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं होनी है, आप लोग और अच्छे सोच पाओगे। तो टाइम लो और इसको अटेम्प्ट करो और फिर आंसर बताना, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट? तो आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर सही नहीं पूछा गया, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। असली बात यहाँ पर ये है, खेल इसी का है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर है बी। वो कैसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए लोकेशन क्या है, ताकि आप लोग समझ पाएं। ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन अर्जेंटीना के यहाँ पर नीचे। और यूके कहाँ पर है? यूके यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ गए इंडिया और इंडिया से यहाँ पर आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो मैप आप लोग को पता होना चाहिए, इससे लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाओगे। अभी है क्या सिस्टम, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ब्राज़ील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो ये साउथ अमेरिका हो गया पूरा। तो इसमें आप लोग को ये आइलैंड देखने को मिलेगा। ये जो आइलैंड है यहाँ पर, फोकलैंड आइलैंड, यहाँ पर ये आइलैंड ये बोला जाता है कि यहाँ पर ये आज के दिन में सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम का साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत होगी। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो 300 मिलियन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सदर्न ओशन जो टिप है यहाँ पर साउथ अमेरिका की, सिमिलर डिस्टेंस पर आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी ऑफ द स्टेट ऑफ, ये है यहाँ पर मैगलेन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टू मेन आइलैंड है यहाँ पर, ईस्ट फोकलैंड और वेस्ट फोकलैंड, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अबाउट 200 ये स्मॉलर आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा। न्यूज़ में क्यों रहता है? न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि ये आइलैंड है, ये इसमें यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मतलब लोगों से पूछा भाई किसके साथ रहना चाहते हो। एक साइड में अर्जेंटीना है, एक साइड में है यूके। तो इन्होंने बोला अर्जेंटीना वैसे ही भूखा मर रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है, उसके साथ में जाके क्या करना है। अमीर कंट्री के पास में जाते हैं ना यूके के, वो भाई साहब अपनी भी इंजॉय कर रहे हैं, हमको भी इंजॉय कराएंगे। तो इन्होंने उसके फेवर में वोट डाल दी। पर लेकिन अर्जेंटीना हमेशा बातें करता है कि मेरा आइलैंड है और मेरे पास ही रहना चाहिए। तो इसके चलते रस्साकसी चलती रहती है और ये कई बार न्यूज़ में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है। छोटा सा पर लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन। बात की जा रही है कि कौन से ईयर में इंडिया जो है ऑब्जर्वर बना आर्कटिक काउंसिल का। ए में बोला गया है 2012, बी में बोला गया 2013, सी में बोला गया 2014 और डी में बोला गया 2015। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सही तो आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि 2013। अब बातें समझते हैं यहाँ पर। बातें यहाँ पर ये है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लोकेशन कहाँ पर है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखना चाहेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पृथ्वी दिखाते हैं दूसरी तरीके से, आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ऊपर जाओगे नॉर्थ में तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है, ये आर्टिक वाला रीजन रहता है, ठीक है। और नीचे आप लोग को अंटार्कटिका वाला रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये बेसिकली नॉर्थ वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है। इंडिया जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर बना आर्कटिक काउंसिल का 2013 में, ठीक है।
और इसको रिन्यू की गई मेंबरशिप जो है यहाँ पर 2018 में, फिर अनदर 5 ईयर के लिए, यानी कि यहाँ पर बन गया और फिर आगे इसने इसको कंटिन्यू किया और फिर से इसको एक तरीके से एक्सटेंड किया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है नोडल एजेंसी हमारे देश के अंदर में जो कि काम करती है आर्कटिक स्टडीज़ के लिए। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे देश में लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, क्या रहते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों की फिर स्टडी यहाँ पर की जाती है अलग अलग देश के साइंटिस्ट। जब सब कर रहे हैं तो हम भी बोले कि यार तुम क्यों फ्री बैठो। हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं जो बेचारे कुछ ऐसे थे कि हाँ ठीक है कुछ और काम कर रहे हैं कि चलो यार तुम ये काम कर लो, एक तरीके से ये भी एक काम है करने वाला कि यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो। दुनिया बदल रही है, हमको पता चलना चाहिए, पता चला सबको पता चल गया, हमको पता नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, कई सारे लोग जो हैं करंट अफेयर में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो पता चला मोहल्ले पड़ोस में कुछ हो गया, पूरे देश में रोले पड़ गए, उनको पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। उन्हें कहते गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा, कुछ ऐसे करके डायलॉग नहीं है वो, तो वाली बातें हैं। तो आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में बात की होगी और डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर, और ये तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। बोला गया यहाँ पर अगर स्टेट के बारे में बात करें, वो प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, तो यहाँ पर सेफ गार्ड करता है वाइल्ड लाइफ जो भी है यहाँ पर, नहीं पर्यावरण और हमारे जो जीव जंतु है। ये कहाँ पर बोला गया है, फंडामेंटल राइट के अंदर बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बोला गया है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबो। यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीका दायित्व दिया गया है कि उसको जीव जंतु और पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो दायित्व है ये किसके अंदर है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर क्या है ऐसे ही बताइए। चलिए आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो बताइए उसके बाद में आंसर देखना, ठीक है। आंसर यहाँ पर सी से ही, सी है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि आप लोगों को पता है संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे, कभी झांक लिया करो संविधान के अंदर, बहुत मेहनत करके हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है, और इसके चलते पॉलिटी मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ाई है, तो उसमें जाकर थोड़ा सा देख लिया करो। तो हमारे संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो 3 लिस्ट है यहाँ पर, इसको सेंट्रल लिस्ट को नॉर्मली यूनियन लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इनके जिसने पहले बना दिया वो यहाँ पर समवर्ती सूची में जीत जाएगा। अभी एक संविधान में संशोधन किया गया 42, जो कि 1976 में किया गया, जब देश के अंदर इमरजेंसी लग रही थी। तो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, इनको स्टेट लिस्ट में थी पहले ये, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती थी, अब कॉन्करेंट में ला दिया, यानी कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है हर एक सिटीजन के, और प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, इंप्रूव करने के बारे में इन्वायरमेंट, और यहाँ पर फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ होती है। आर्टिकल 48A जो है यहाँ पर ये अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करने की बात करते हैं इन्वायरमेंट, और सेफ गार्ड करने की बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और आर्टिकल 21 तो भाई साहब माशाअल्लाह बोला जाए जितना कम उतना इसके बारे में, ये एक ऐसा आर्टिकल है संविधान के अंदर में जो आप लोगों के जिंदा रहने के बारे में बात करता है, यानी कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। और अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही तो सारी चीज़ें रहेंगी, यानी कि जान है तो जहान है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। इवन इन्वायरमेंट कैसा है हमारे पास में, वो पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोगों को अधिकार देता है ये आर्टिकल। क्यों? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है जो बनाया गया, वो इसी आर्टिकल से निकाल कर बनाया गया, ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर हैं उनको फटाफट सुलझाया जा सके। तो इतनी इंपॉर्टेंस आप लोगों को इस आर्टिकल की देखने को मिलेगी। तो अपने ही आप में काफ़ी ताकतवर आर्टिकल है, और ये क्वेश्चन भी अभी तो आप लोगों से ये पूछा गया, आगे यहाँ पर इसमें से कई सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, इसलिए पूरा टॉपिक ही आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिया। तो इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले तो बात की जा रही है यहाँ पर कि अरेंज करना है आप लोगों को जो स्टेट है उनको असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि फॉरेस्ट कवर जहाँ ज़्यादा है और ज़्यादा है और ज़्यादा है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पर क्या है अगर पूछ जाए तो ये आप लोगों को करेक्ट लगाना है। तो वीडियो को पॉज कर एक बार अटेम्प्ट कर लो, तो देखता हूँ कौन जो है इसको सही तरीके से आंसर दे पाता है। ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा, एक बार अटेम्प्ट कर लो। सही आंसर यहाँ पर क्या? वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करो यार, शर्माना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सही आंसर हो गया यहाँ पर बी। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये अगर बात करोगे तो हाईएस्ट फॉरेस्ट जो परसेंटेज वाइज अगर पूछे तो
तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है और फिर नागालैंड में है। यानी कि ये राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप लोगों को फॉरेस्ट की देखने को मिलती है परसेंटेज वाइज। पर हाईएस्ट स्टेट के अंदर में जो एरिया कवर है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी सही हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोल रही है 2021। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा। अभी फिलहाल ये माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कि पृथ्वी के ऊपर से अगर वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बदतमीजियां कर करके 420 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर से, जो जमीन पर से फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनको क्लीन चिट कर दिया। तो ये हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 15% ऑफ द 250 अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और इसी के चलते माना जा रहा है कि वर्ल्ड की जीडीपी जो आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 84%, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डिपेंड है यहाँ पर इसके ऊपर, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर एक माहौल के बारे में बात करें तो अलग अलग तरीके से मॉडरेटली और हाईली भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि इनकी सर्विस कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मिलती है भाई साहब, पानी मिलता है आप लोगों को यहाँ से, समझ रहे हैं आप लोग ये सारी चीज़ें हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हम लोग को कोई पेमेंट भी नहीं देना पड़ता है, तो हम लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इसीलिए आज के दिन में इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, वरना ये सारी चीज़ें अच्छे से इंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ में। तो आंसर बड़ा ही प्यारा सा है, सीधा सा है, यहाँ पर आंसर बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन मेंशन इन, यहाँ पर इन द मेंशन, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो प्रोविजन है फॉरेस्ट से रिलेटेड किस किस में मेंशन है। ये एक क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को आंसर देना चाहिए। वैसे इसका वीडियो को पॉज कर एक बार आंसर दे लो। आंसर क्या है सही? आंसर यहाँ पर डी। यही तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, तो हमारी भी ड्यूटी है यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोग देखते हैं, ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। और फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट के बारे में, क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्दी चीज़ों के बारे में बातें की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब तरीके से सही है यहाँ पर और करेक्ट पूछा गया, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी एग्जाम में पूछ चुकी है। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ गया भाई साहब। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस आप लोगों को दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन से दिल लगा लो, बहुत काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और बहुत जगह दिल लगाते हो, वहाँ पे कई बार एक तरीके से एग्जाम भी बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जरूरी है वहीं पर दिल लगाया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करता है, बात की जा रही है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो 16 बिलियन है 2021-22 में। इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 2022 में। और मोबाइल फ़ोन जो है सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का। तो यानी कि एक्सपोर्ट के बेस पर आप लोगों से ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी कंट्री के साथ में कितना कितना एक्सपोर्ट है, जिसमें नेपाल के बारे में बोला गया था, बांग्लादेश के बारे में बोला गया था। याद आ रहा है क्वेश्चन? डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से पहले। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक्सपोर्ट से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, तो आगे बन सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर क्या? बताइए 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 सही आंसर है यहाँ पर डी। देख लेते हैं कैसे। बात की जा रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के बारे में, तो अभी यहाँ पर रहा 16 बिलियन के करीब, 6th लार्जेस्ट है इंडिया का। और मोबाइल फोन जो सिंगल लार्जेस्ट है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। रीजन क्या रहा है इसका? क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। और चाइना से जो पहले एक्सपोर्ट होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके चलते अभी यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे देश जो हैं अपना हब बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि चाइना जो है उसकी हरकतें हैं वो बदतमीजियों से बाज नहीं आता है। तो इसके चलते हर एक कंट्री जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि चाइना के अलावा और क्या कौन सा देश है कि जहां पर सस्ती लेबर मिल सकती है। चाइना से इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर सस्ती लेबर है। पर लेकिन जो कमी क्या है वो है स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, ताकि आने वाले टाइम में भी चीज़ों को सही तरीके से एंजॉय किया जा सके। ये बहुत सही चीज़ें हैं, अगर इनको ढंग से लेकर आप लोग चलोगे ना लाइफ में, तो बहुत ही सही ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे अगर आप लोग चीज़ों को प्रॉपर में कनेक्ट करके चलोगे। ठीक है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट है, तो हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट हो गया तो देश के अंदर में और ज़्यादा लोग आएंगे अपना सामान बेचने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सस्ती लेबर मिल जाएगी। हमारे देश के लोगों से बाहर के देश के लोग क्यों चिढ़ते हैं? हम लोग सस्ते में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है देश के अंदर में, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब का एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने बहुत बार आप लोगों से कवर किया, तो देखता हूँ कौन इसका सही आंसर दे पाता है।
बात की जा रही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेफरेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। 2011 का सेंसस पूछा जा रहा है क्योंकि अभी जो सेंसस होता है 2021 का वो भी प्रस्तुत नहीं किया गया, कोविड-19 के चलते जो है चीज़ें डिले चल रही हैं। तो आगे अभी कुछ कुछ उसका पोर्शन आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 8.61 है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है कि अगर एक डिकेड की पॉपुलेशन आप लोग देखोगे, यानी कि एक दशक की पॉपुलेशन देखोगे, तो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो लेस देन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रोथ जो उसमें हुई है वो जो टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ है उससे कम हुई है ट्राइबल पॉपुलेशन में, ये बोला गया है दूसरी स्टेटमेंट में। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि सेक्स रेशियो जो है ओवरऑल पॉपुलेशन का वो आर लेस देन द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में सेक्स रेशियो जो है वो ज़्यादा अच्छा है। रीजन क्या है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़्यादा लोग जो हैं मतलब एक तरीके से ना बच्चा हो जाए बस सही है, उनका ये नहीं रहता लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। सही आंसर वैसे क्या होगा इसका, सही आंसर है बताइए, पोज करके एक बार आंसर दे लो। सही आंसर यहाँ पर सी, कैसे समझते हैं। अगर सेंसस के हिसाब से बात करें हम लोग 2011 का सेंसस जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 8.61 आप लोगों को देखने को मिलती है। 97% जिसमें से आप लोगों को गांव में रहते हुए नजर आते हैं, 10% लगभग अर्बन एरिया में आप लोग रहते हुए नजर आएंगे। डिकेड में जो चेंज हुआ है यहाँ पर अभी सेंसस के हिसाब से, तो एंटायर पॉपुलेशन जो है वो 17.69 आप लोगों को देखने को मिलेगी, ट्राइबल की 23। सेक्स रेशियो जो है ओवरऑल जो है 94 है, ट्राइबल का 99 वो 990 यानी कि 990। ठीक है, 990 यानी कि 990। तो इनका अच्छा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल आप लोगों को देखने को मिलती है, पर 1000 मेल पर फीमेल, तो ये सेक्स रेशियो आप लोग काउंट कर पाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग ये डेटा यूज कर सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अरेंज करना है आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रेफरेंस टू ट्राइबल पॉपुलेशन। जब ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो कहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो अटेम्प्ट करो इसको, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कहां पर पाई जाती है। याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों को मार्क्स दिलाते हैं एग्जाम में, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है ट्राइबल कम्युनिटी, इनके आदिवासी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र को देखकर लोग चौंक जाते हैं कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड यार भाई साहब यार चकाचौंध, वहां ट्राइबल पाई जाती है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्राइबल पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा, और चौथे नंबर पर राजस्थान, और पांचवें नंबर पर गुजरात। तो अक्सर लोग जो है ये यहाँ पर बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात को देखकर चौंक जाते हैं। ठीक है, तो टॉप 5 कम से कम आप लोग याद रखेगा जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। वैसे मैंने 10 राज्यों के नाम आप लोगों के सामने रख दिए। अगर आप लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक भी याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है, क्या पता कल को चलकर इन्हीं में से 4 ऑप्शन बना दे। ठीक है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा 10 कम से कम आप लोग याद रखेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, तो डिसेंडिंग पूछा गया, तो डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा कहां पर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया और परसेंटेज वाइज पूछा गया है। वहां तो एरिया पूछा गया था, यहां पर परसेंटेज वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे, और अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो कंफ्यूजन को दूर करना है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर आप लोगों को देना है। बात यहाँ पर यह की जा रही है कि जो नागालैंड है, ठीक है, और इसी के साथ में लक्षद्वीप, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पर आप लोगों को डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, अगर आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में कोई पूछे तो आप लोग सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका क्या, अटेम्प्ट कर लो, तसल्ली में अटेम्प्ट कर लो, टेंशन काहे को लेते हो भाई, यहीं पे तो है सारी चीजें। तो अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में आंसर देना। ठीक है, सही आंसर है बी। रीजन क्या है, यहाँ पर बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी एरिया वाइज, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है, और फिर मेघालय है। कम से कम 4-5 याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन का आइडिया होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बी, और घटता हुआ क्रम पूछा गया। तो अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा, सबसे कम में 2-2, 3-3 भी पता होंगे ना, तो भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन लगा लोगे। सारी की सारी नहीं रटनी है भाई,
एक दो आप लोग याद रखो, फिर आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से चीज़ों करोगे तो लंबे समय तक आगे बढ़ोगे और लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहां पर बोला गया कि ये एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 338A डील करता है इसके साथ में, ये यानी कि संविधान में संशोधन करके डाला गया। इसी के साथ में मेंबर जो है नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन वन, यानी कि एक बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है, फिर ये अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आंसर सही क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है यहां पर ए। क्या है, पूरा डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। पूरा यहां पर इस कमीशन की आप लोगों को कंपोजिशन भी बता दूंगा, तो एक ही टॉपिक के अंदर में कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि 19 फरवरी 2004 में यहां पर अमेंड किया गया आर्टिकल 338। पहले यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो थी वो एक ही कमीशन के अंदर आया करती थी, पर इनको लगा यार इनमें तो बहुत चेंज है। शेड्यूल कास्ट एक नॉर्मल लोग आप लोग बोल सकते हैं, और शेड्यूल ट्राइब जो है जंगल में रहने वाले आप लोगों को काफी देखने को मिलेंगे, तो दोनों का रहना सहना खाना पीना कल्चर काफी डिफरेंट है, तो क्यों एक जगह इनको रखा गया? इनके लिए अलग अलग कमीशन होना चाहिए। तो संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 338A डाला गया। तो जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए अलग से कमीशन बन गया आर्टिकल 338A के अंदर में। और ये कैसे हुआ? ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 89वां संविधान में संशोधन किया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया 2003 में। तो आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कब बनाया गया, तो ये 2003 में बनाया गया, वो भी एक संवैधानिक बॉडी। आप लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये कोई भी एक्सप्लोइटेशन अगर होता है शेड्यूल ट्राइब का, उनके बारे में बात करते हैं, उनको एजुकेशन कैसे मिलनी है, उनके अधिकार के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, ये सारे काम ये करता है। कंपोजिशन आप लोग याद रखिएगा, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इसी के साथ में जो मेंबर रहेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मेंबर जो है एट लीस्ट वंस, यहाँ पर एटलीस्ट वन मेंबर जो है आप लोगों को यहाँ पर वुमेन देखने को मिलेगी। और अपॉइंटमेंट जो है 2 टर्म के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 2 टर्म। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर 1 टर्म बोला गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके की चीजों को तैयार करना है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में भी एक स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटी होती है जिसको बोलते हैं PVTG, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ना आए एक बार को, पर यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आएगा। बोला जा रहा है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि देबौर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी 1973 में, यानी कि जब इमरजेंसी लगी उससे थोड़ा सा पहले। सही है फिर गलत? नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, 705 जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें से निकाला जाए तो। उड़ीसा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और पीवीटी जो है वो पैरेलल है, वो स्प्रेड है, फैले हुए हैं ऑल द स्टेट इन द कंट्री, यानी कि हर राज्य में आप लोगों को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल एक तरीके जो बोला ना मैंने, कॉमन सेंस से आप लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो लगाओ कॉमन सेंस, वीडियो को पॉज करके देखता हूं कौन कौन सही से कॉमन सेंस यहां पर लगा पाता है। आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बात क्या है? बात की जा रही है कि यहां पर कमीशन वोमिशन कुछ नहीं पता आप लोगों को, 75 हैं 76 हैं, उड़ीसा फलान ढिमकाना कुछ नहीं पता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में हर एक राज्य में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी होंगी? इसकी क्या गारंटी है? हर एक राज्य में होंगी, ऐसा भी हो सकता है किसी राज्य में न हो। तो कॉमन सेंस लगा, चौथी स्टेटमेंट गलत लग रही है, चौथी स्टेटमेंट गलत लग रही है, आंसर ए हो गया। इस तरीके से आप लोगों से यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, वो चाहती है कॉमन सेंस लगाओ। नहीं पता कि कमीशन का नाम क्या था भाई साहब, नहीं पता कितनी ट्राइबल कम्युनिटी है, किसमें से क्या है, पर लेकिन कॉमन सेंस तो है ना। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में कई बार कंफ्यूज आ जाते हैं, बने बनाए क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बहुत सारी थी भाई साहब, समझ में नहीं आया क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन था ठाई ठाई पुस, ठीक है, मतलब कि कुछ भी दम नहीं था। बात करें पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ये देबौर कमीशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, 1973 में बनाया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ है? 75 है टोटल, उनमें से 13 अकेले उड़ीसा से आती हैं। तो एक तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी ओनली 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है।
हमारे देश में कितने स्टेट हैं बताइए, और कितनी यूनियन टेरिटरी है? उनमें से ओनली 18 है और एक यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हर एक राज्य में आप लोगों को ये नहीं नजर आती है, ठीक है। और ये पुराने टाइम से नहीं थी, लगा कि यार कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ऐसा भी ग्रुप है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में तो हम लोग को अलग से सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप जो है वो सामने निकाल कर लाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजों को इस तरीके से तैयार करना है। फिर भी कंफ्यूजन रहे तो क्वेश्चन का आंसर पूछ के जाना है, ऐसे ही अपना जो है डाउट रख के नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली अभी आप लोगों ने पूछा यूपीएससी से, यूपीएससी ने आप लोगों से कि कौन सा इंडिया मेंबर है, ठीक है। इंडिया मेंबर जो है कौन से ग्रुप का है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। तो IBRD का, IDA का, MIGA का, ICSID का। सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। सही आंसर आप लोगों से इस तरह के ग्रुप के बारे में पूछे तो आंसर क्या है? आंसर ए है। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इंडिया मेंबर है, ठीक है। यस। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, जी हाँ, इंडिया मेंबर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, जी हाँ, इंडिया मेंबर है। इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी का इंडिया मेंबर है। पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि अगर किसी की लड़ाई होती है हमारे देश में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या उसका जो एक तरीके से सॉल्यूशन है वो इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन सेंटर में हम लोग लेकर जाएंगे या फिर हम लोग अपने ही देश में सुलझाएंगे। तो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो होगा, हाईएस्ट जो अपीलिंग अथॉरिटी होगा, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो इंडिया को लगा यार इसका मेंबर बनने का कोई भी मतलब नहीं है, तो हम लोग इसका मेंबर नहीं बने हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। वैसे पांचों के पांचों जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं सही आंसर कौन देता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, बात की जा रही है यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट। IBRD 1944 में बनाया गया, IDA 1960 में, IFC 1966 में, ICSID 1988 में। सही पेयर आप लोगों को बताना है जो यूपीएससी ने पूछा था कौन सा पेयर सही है। तो आप लोग इनको मेंशन करोगे तो सही आंसर क्या आएगा निकल कर? ओनली 2 पेयर सही है। कैसे कैसे? यहां पर आप लोग इनको मैच कर सकते हैं। ये जो है IBRD 1944 में बनाया गया, IBRD 1944 में बनाया गया। IDA 1960 में बनाया गया, IDA 1960 में बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ में IFC जो है 1956 में बनाया गया, IFC जो है 1966, गलत हो गया। ICSID 1988, ये 1966। तो यहाँ पर सेकंड स्टेट, थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो 2 पेयर सही हैं और यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि वो चाह रही थी कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड न लगा पाएं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ था, ये था आंसर इसका बी। तो इस तरीके की चीजें तैयार करो ताकि माइंड में कोई भी डाउट न रहे, और फिर भी डाउट है तो क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ओके, कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? सही बताएगा आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया चीज़ों को प्रैक्टिस करने में। आज थोड़ा सा आप लोगों की लेट भी हो गई और वीडियो थोड़ी सी छोटी भी है क्योंकि थोड़ा सा मतलब मुझे जो टाइम है वो कम मिल पा रहा है फिलहाल के टाइम पे। नेक्स्ट वीक से जो है प्रॉपर वे में आप लोगों का ये सेशन चलेगा। अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को डिस्कशन होगा और रिविजन भी हो जाएगा। कुछ पोर्शन ऐसा भी रहेगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ और कुछ आप लोगों को नया भी देखने को मिलेगा। अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। मजा आया कि नहीं आया? हाउ वाज द जोश? कैसा था जोश? ठीक है, तो इस तरीके से एंजॉय करते रहो यार, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते रहो और अब भी जोश है वो हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।